नमस्कार, टीवीएन टीवी की बड़ी खबरों में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नेहा। आज इस बुलेटिन में हम जानेंगे दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को डीजल पेट्रोल नहीं देने की कैसी है तैयारी। देखेंगे बिहार में छठ और चुनाव का क्या है कनेक्शन। जानेंगे कि यूएई के रास्ते भारत क्या भेज रहा था पाकिस्तान। बात करेंगे संविधान में किन शब्दों पर फिर से शुरू हो गई है बहस। और बुलेटिन के आखिर में देखेंगे सोनम रघुवंशी हनीमून केस में पलटी कहानी को। लेकिन इन सभी खबरों से पहले एक नजर आज की कुछ हेडलाइंस पर। यूपी से नीम करौली धाम दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं को रौंद गया टैंकर, 3 की मौत। सीएम मोहन यादव के काफिले की 19 गाड़ियों में डीजल की जगह भर दिया गया पानी, अब पेट्रोल पंप हुआ सील। बिहार में शराबबंदी के बावजूद खुलेआम तस्करी, बगहा में घर में मिली 776 लीटर अंग्रेजी शराब। पटना में थार सवार की गुंडागर्दी आई सामने, महिला पुलिसकर्मी को रौंदने की कोशिश की। पुरी में इस्कॉन अडानी ग्रुप का संयुक्त प्रयास, रथ यात्रा में 30 लाख श्रद्धालुओं को मिलेगा जूस और प्रसाद। महाराष्ट्र में अब हिंदी अनिवार्यता के खिलाफ उद्धव राज ठाकरे एक साथ 5 जुलाई को करेंगे रैली। अहमदाबाद में जगन्नाथ रथ यात्रा में अचानक बेकाबू हाथी ने मचाई अफरा तफरी, मशक्कत के बाद किया गया काबू। तेलंगाना के दुंडीगल में ट्रक के नीचे आए 6 साल के मासूम की दर्दनाक मौत, मां के साथ स्कूटी से जा रहा था स्कूल। लखनऊ में अब तक 4 घंटे में होगा पोस्टमार्टम, डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के निर्देश पर नई गाइडलाइंस लागू। संभल में बुलडोजर एक्शन, अवैध मजार ध्वस्त, ट्रॉली में भरकर मौके से हटाया मलबा। राजस्थान के जालौर में भागने के प्रयास में पुलिसकर्मी पर चढ़ा दी कार, बाइक व अन्य वाहनों को भी हुआ भारी नुकसान। ये तो थी हेडलाइंस। अब चलिए रुक कर लेते हैं बड़ी खबरों की ओर। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में 10 साल पुरानी डीजल और 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ियों के लिए समस्या खड़ी होने जा रही है। कारों के चक्के जाम होने वाले हैं क्योंकि दिल्ली सरकार इन वाहनों पर बैन लगाने के लिए पेट्रोल और डीजल देना बंद करने जा रही है। जी हां, अब दिल्ली में किसी भी राज्य के पुराने वाहनों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। 1 जुलाई से दिल्ली परिवहन विभाग पेट्रोल पंपों पर एंड ऑफ लाइफ वाहनों में तेल भरने पर पूरी तरह से प्रतिबंध लगाएगा। राजधानी क्षेत्र में वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने के लिए कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट की ओर से एक व्यापक योजना शुरू हो रही है। इस योजना के तहत पुरानी गाड़ियों को सर्विलांस सिस्टम के जरिए पहचाना जाएगा। साथ ही इस अभियान का दिल्ली में शुरू करने के बाद धीरे धीरे एनसीआर के अन्य हिस्सों में भी विस्तार किया जाएगा। हालांकि दिल्ली सरकार के इस कदम का विरोध भी होने लगा है। एक सर्वे में 44% लोगों ने सवाल उठाए हैं और वे वैकल्पिक तरीके खोजने की बात कह रहे हैं। दिल्ली सरकार पुराने वाहनों के खिलाफ एक्शन लेने के लिए टीमें तैनात करेगी, जिनके जरिए पेट्रोल पंपों पर निगरानी की जाएगी। 200 ऐसी टीमें बनाई जाएंगी जो कि एमसीडी, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, इन्फोर्समेंट विंग और ट्रैफिक से होंगी। पेट्रोल पंपों के मालिकों को इस संबंध में स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जारी किया गया है, जिसमें ये बताया गया है कि पहचाने गए पुराने वाहनों के खिलाफ तत्काल प्रभाव से टीमों को तैयार किया जाएगा। बड़ा सवाल यह है कि डीजल के 10 साल और पेट्रोल सीएनजी के 15 साल पुराने वाहनों की पुष्टि आखिर कैसे की जाएगी। इसके लिए एक सेंट्रल टूल है जिसका नाम ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन है। ये कैमरों का एक नेटवर्क है जो कि सभी पेट्रोल पंप पर लागू हुआ है। यह सिस्टम डेटाबेस से लिंक है जो कि रियल टाइम में पुराने और नॉन कंप्लाइंट वाले वाहनों का पता लगाने के लिए डिजाइन किया गया है।
कोई भी कार जैसे ही पंप पर एंट्री करेगी वैसे ही ANPR कैमरे लाइसेंस प्लेट को स्कैन कर लेंगे और रजिस्ट्री की डिटेल तुरंत चेक करेंगे। अगर कार ELV के रूप में पाई गई या उसके पास वैध प्रदूषण नियंत्रण प्रमाण पत्र नहीं है तो सिस्टम ऑपरेटर को एक ऑडियो अलर्ट कर दिया जाएगा। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर राजनीतिक दलों ने सियासी कसरत शुरू कर दी है। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने भी अपनी एक्सरसाइज तेज कर दी है। चुनाव आयोग मतदाता सूची से लेकर बूथ स्तर तक की तैयारियों में जुट गया है। बिहार में 22 सालों के बाद मतदाता सूची का व्यापक पुनरीक्षण किया जा रहा है, लेकिन सवाल यही है कि विधानसभा चुनाव कब होंगे। ऐसे में लोगों की निगाहें इस बात पर लगी है कि बिहार में लोक आस्था का महापर्व छठ के बाद विधानसभा चुनाव होंगे या फिर पहले। लोक आस्था का महापर्व छठ को बिहार का सबसे बड़ा त्योहार माना जाता है। देश के अलग अलग प्रदेशों में रहने वाले बिहार के लोग छठ का त्योहार मनाने के लिए अपने गांव घर आते हैं। अब इस खास मौके पर पूरा परिवार एकजुट होता है। इस बार छठ महापर्व के साथ लोकतंत्र के सबसे बड़े त्योहार यानी चुनाव कराने की विसात बिछती नजर आ रही है। बिहार में चुनाव और छठ का कनेक्शन 20 साल से चला आ रहा है और साल 2025 के चुनाव के लिए निर्वाचन आयोग ने एक विस्तृत कैलेंडर जारी किया है। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 की तैयारियों में भारत निर्वाचन आयोग जुट गया है। चुनाव आयोग ने कार्यक्रम जारी किया है जिसमें सबसे पहले मतदाता सूची को तैयार करने का काम शुरू किया गया है। वोटर लिस्ट में नाम जोड़ने और हटाने का काम व्यापक तौर पर बुधवार से शुरू हो गया है, जो लगभग 1 महीने तक चलेगा। BLO लोगों के घर घर जाकर मतदाताओं का सर्वे और सत्यापन करने का काम शुरू कर देंगे। बता दें कि जिन्हें 26 जुलाई तक ये पूरा कर लेना है। वोटर लिस्ट सत्यापन के बाद चुनाव आयोग 1 अगस्त को संशोधित मतदाता सूची का ड्राफ्ट जारी कर दिया जाएगा, जिसके बाद लोग 1 सितंबर 2025 तक अपना दावा और आपत्तियां दर्ज करा सकेंगे। इसके बाद आयोग सभी आपत्तियों का निपटारा कर 30 सितंबर को फाइनल मतदाता सूची को जारी कर देगा। मतदाता सूची जारी होने के बाद चुनाव की तारीखों का ऐलान होगा। निर्वाचन आयोग अगर 30 सितंबर तक वोटर लिस्ट जारी कर देता है तो अक्टूबर के पहले हफ्ते में चुनाव की तारीखों का ऐलान कर दिया जा सकता है। देश में इस साल 21 अक्टूबर को दिवाली का त्योहार है और 4 दिन के बाद 25 से 28 अक्टूबर के बीच छठ महापर्व मनाया जाएगा। राजस्व खुफिया निर्देशालय यानी DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पाकिस्तान मूल के 9 करोड़ का माल जब्त किया है। DRI ने ऑपरेशन डीप मैनिफेस्ट के जरिए बड़ी कार्रवाई की और पाकिस्तान को एक और बड़ा झटका दिया। DRI ने पाकिस्तान मूल के 9 करोड़ मूल्य के 1115 मीट्रिक टन माल से भरे 39 कंटेनर जब्त किए हैं। 26 जून को इंपोर्टर कंपनी के एक पार्टनर को भी गिरफ्तार किया गया है। पहलगाम आतंकी हमले के बाद भारत सरकार ने पाकिस्तान से सीधे या फिर अप्रत्यक्ष रूप से आयात पर प्रतिबंध लगा दिया। इस प्रतिबंध के बाद भी UAE के रास्ते से पाकिस्तान से माल इंपोर्ट हो रहा था। सरकार ने 2 मई 2025 से पाकिस्तान मूल के किसी भी माल के आयात या ट्रांजिट पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है। इससे पहले ऐसे माल पर 200% सीमा शुल्क लगाया जाता था। इसके बावजूद कुछ आयातकों ने माल की उत्पत्ति को छिपाकर और शिपिंग दस्तावेजों में हेरफेर कर इस प्रतिबंध को चकमा देने की कोशिश की। इन कंटेनरों को UAE मूल का बताकर आयात किया जा रहा था, लेकिन इन कंटेनरों को नवी मुंबई के न्वावा शेवा बंदरगाह पर ही जब्त कर लिया गया। DRI की जांच में पता चला कि माल को पाकिस्तान के कराची बंदरगाह से दुबई के जेबेल अली पोर्ट होते हुए भारत लाया गया था। इन आयातों के पीछे पाकिस्तानी और UAE नागरिकों की मिली भगत की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसमें एक जटिल वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क का काम भी सामने आया। अवैध वित्तीय आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के व्यापारिक संस्थानों से जुड़े आर्थिक लेन देन और मनी ट्रेल भी ट्रेस किए गए हैं। अब इन आयातों के पीछे पाकिस्तानी और UAE नागरिकों की मिली भगत की जानकारी निकलकर सामने आई है। इसमें एक जटिल वित्तीय और लॉजिस्टिक नेटवर्क का नाम भी सामने आया। अवैध वित्तीय लेन देन की आशंका जताई जा रही है। पाकिस्तान के व्यापारिक संस्थानों से जुड़े आर्थिक लेन देन और मनी ट्रेल भी ट्रेस किए जा चुके हैं।
राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के महासचिव दत्तात्रेय होसबोले के एक बयान ने राजनीतिक हलकों में जैसे तहलका मचा दिया हो। ये चर्चा शुरू हो गई है कि क्या संविधान की प्रस्तावना में शामिल शब्द समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष वहां होने चाहिए या नहीं। होसबोले ने ये कह दिया कि ये दोनों शब्द संविधान की मूल प्रस्तावना का हिस्सा नहीं थे, बल्कि 1976 में इमरजेंसी के दौरान जोड़े गए। अब उन्होंने सुझाव दिया कि इन पर सार्वजनिक बहस होनी चाहिए कि ये अब भी प्रासंगिक है या नहीं। अब विपक्ष इस बयान पर जरूर पलटवार करेगा। दरअसल संविधान के पहले प्रसंस्करण में भारत को सार्वभौम लोकतांत्रिक गणराज्य बताया गया है। बता दें कि लेकिन 1976 में 42वें संविधान संशोधन के जरिए इसमें समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्द जोड़े गए। इस समय देश में आपातकाल लगा था और प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी अपने शासन को गरीबों और आम जनता के लिए समर्पित बताकर इन शब्दों को प्रस्तावना में शामिल करना चाहती थी। हालांकि ये संशोधन लोकतांत्रिक प्रक्रिया और न्यायिक स्वतंत्रता पर सवालों के घेरे में रहा। संविधान के जानकारों का मानना है कि समाजवादी का मतलब उस वक्त राष्ट्रीयकरण या साम्यवाद नहीं था, जैसे कि सोवियत संघ या चीन में देखा गया। इंदिरा गांधी का तर्क था कि यह भारत का खुद का मॉडल है, जहां केवल आवश्यक क्षेत्रों का राष्ट्रीयकरण होगा। वहीं धर्मनिरपेक्ष शब्द संविधान की आत्मा में पहले से मौजूद था, जिसे अनुच्छेद 25 से 28 में नागरिकों को धार्मिक स्वतंत्रता, पूजा अर्चना और धर्म के पालन की आजादी देकर अभिव्यक्त किया गया था। इस विचारधारा को क्लियर रूप से प्रस्तावना में लाने का काम 42वें संशोधन से हुआ। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने खुद इस बात का विरोध किया था कि प्रस्तावना में ऐसे शब्द जोड़े जाएं जो नीति तय करें। उनका मानना था कि समाज और अर्थव्यवस्था की दिशा समय के साथ जनता खुद तय करेगी। हालांकि उनके अनुसार इन मूल्यों का जिक्र संविधान के कुछ अन्य अनुच्छेदों से पहले से था। पहले कुछ सालों में कई बार इन शब्दों को हटाने की मांग भी है। बता दें कि बीजेपी के कुछ नेताओं ने राज्यसभा और सुप्रीम कोर्ट में इस पर याचिकाएं दी, जिनमें कहा गया कि संसद को इतने मूलभूत बदलाव का अधिकार नहीं होना चाहिए। राजा रघुवंशी हत्याकांड केस में मेघालय पुलिस ने दावा किया था कि सोनम रघुवंशी समेत 5 आरोपी अपना गुनाह कबूल कर चुके हैं। अब मामले में उस समय नया मोड़ आ गया जब हत्या के आरोप में गिरफ्तार 2 आरोपियों आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने अदालत में अपने पूर्व कबूलनामे से मुकरते हुए मजिस्ट्रेट के सामने चुप्पी साध ली। हालांकि पुलिस का कहना है कि उनके पास आरोपियों के खिलाफ पर्याप्त भौतिक साक्ष्य है, जिनके आधार पर एक मजबूत मामला तैयार किया जा रहा है। पुलिस ने इस केस में अब इंदौर से 3 और आरोपियों लोकेंद्र सिंह तोमर, सिलोम जेम्स और बल्लू अहिरबार को गिरफ्तार किया है। इन तीनों पर सबूत मिटाने का आरोप है। इंदौर के कारोबारी राजा रघुवंशी अपनी पत्नी सोनम के साथ 20 मई को हनीमून के लिए मेघालय आए थे। 23 मई को कपल लापता हो गया और 2 जून को राजा रघुवंशी का शव एक गहरी खाई में मिला। पुलिस जांच में सामने आया कि इस जघन्य अपराध की साजिश राजा की पत्नी सोनम और उसके प्रेमी राज कुशवाहा ने मिलकर रची थी। अब आरोप है कि सोनम ने अपने पति की हत्या के लिए 20 लाख रुपए की सुपारी दी थी। साजिश में शामिल विशाल सिंह चौहान, आकाश राजपूत और आनंद कुर्मी ने सोनम की मौजूदगी में राजा को जान से मार दिया था। पुलिस ने दावा किया था कि प्रारंभिक पूछताछ में आकाश और आनंद ने अपनी भूमिका स्वीकार की थी, लेकिन 26 जून को उन्हें मजिस्ट्रेट के समक्ष प्रस्तुत किया गया तो दोनों ने कोई बयान देने से इनकार कर दिया। पुलिस के अनुसार मजिस्ट्रेट के समक्ष दिया गया बयान ही कानूनी रूप से स्वीकार्य होता है। पुलिस अब FSL की रिपोर्ट और अन्य तकनीकी साक्ष्यों के आधार पर आरोपियों के खिलाफ केस मजबूत कर रही है। इस मामले में पुलिस अब तक 8 लोगों को गिरफ्तार कर चुकी है, जिनमें सोनम और राज के अलावा 3 सुपारी किलर्स और 3 सबूत मिटाने के आरोपी शामिल हैं। पुलिस ने इंदौर में कई स्थानों पर छापे मारे और एक देसी पिस्तौल, 2 मैगजीन और जिंदा कारतूस बरामद किए। वहीं आज के लिए बस इतना ही। ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए DBN TV न्यूज़ के साथ।